बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 और उसका लेक्चर नंबर 7 है। और आज हम इस चैप्टर के जो है वो ब्लॉक्स क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ब्लॉक क्वेश्चन यकीनन जो है ये आपके बोर्ड के पेपर्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की शक्ल में पूछे जाते हैं, और मैंने बेशबहा दफा आप लोगों को बताया है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन सबसे ज्यादा साइंस सब्जेक्ट्स में फिजिक्स के पेपर में आते हैं। तो भाई फोकस करेंगे आप लोग पेज नंबर 175 ब्लॉक्स क्वेश्चंस। मैं साथ साथ आपको पेज भी बताऊंगा कि किन किन पेजेस पर ब्लॉक्स क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए बनाए हैं। उनके आंसर्स यकीनन बुक पर मौजूद होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पेज नंबर 175 पे आएंगे। सबसे पहले आप लोग उस पर एक क्वेश्चन लिखना है आपने, व्हाट डू यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एटम। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी? व्हाट डू यू नो about the history of एटम्स। देखिए भाई, हमने हिस्ट्री ऑफ एटम्स के बारे में देखना। देखिए पहली बात तो ये है कि जो एटम है, आपने बुक पर भी मैं रीड आउट करवा देता हूं, लेकिन एटम जो है एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक ने सबसे पहले, यूनानियों ने सबसे पहले इस वर्ड को जो है यूज किया, जिसको वो बेसिकली एटम जो है उनकी लैंग्वेज में इसका मीनिंग जो है वो इनडिविजिबल होता है। मतलब ऐसा पार्टिकल जिसको मजीद छोटे हिस्से में बिल्कुल उसको तकसीम ना किया जा सके, डिवाइड ना किया जा सके। तो ये भाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल के तौर पर जो है सबसे पहले जो है वो ग्रीक्स ने इसको यूज किया था। बुक पर भी बताऊंगा, द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमस। ये ग्रीक वर्ड था एटोमस, जिसका मतलब भी इंडिविजिबल है। इसी से शॉर्टकट फॉर्म में इसको सिर्फ एटम ले लिया गया। पहले वर्ड क्या था? एटोमस। तो उससे एटम जो वर्ड है वो निकला है। तो इसका मतलब है इनडिविजिबल। At one time, atoms were thought to be the smallest particles of matter. Today we know that atoms are composite systems and contain even smaller particles, proton, neutron and electrons। ठीक है, अब तो चले हमें पता है कि भाई जो एटम है उसके भी आगे उससे भी छोटे पार्टिकल, मतलब जब न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते। तो ये तो चले अब, लेकिन एक वक्त तक, एक अरसा दराज तक एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो कंसिडर किया जाता रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा आपने क्वेश्चन जो है पेज नंबर 176 पे आपने आना है। पेज नंबर है जी 176। उस पर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया कि व्हाट इज द साइज ऑफ एटम। व्हाट इज द साइज ऑफ एटम एंड द साइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब आपने बुक पर जो दिए गए हैं, मैंने उस पर क्वेश्चन बॉक्स जो है वो दिया गया है टेबल की शक्ल में। उसमें साइज ऑफ एटम भी आपको गिवन है, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब उसके अज्जा जिनसे मिलकर एटम बनता है उनका साइज भी दिया गया है। एटम का जो साइज है वो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ये एटम का साइज है जी। 10 टू द पावर 10 माइनस 10 मीटर ये एटम का साइज है। इसी तरह से बाकियों का भी यहाँ दिया गया है। न्यूक्लियस का 10 टू द पावर माइनस 14, ठीक है। प्रोटॉन का 10 टू द पावर माइनस 15, ठीक है। और न्यूट्रॉन का या प्रोटॉन का ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, तो इसलिए 10 टू द पावर माइनस 15 है दोनों का। इलेक्ट्रॉन का 10 टू द पावर माइनस 18 मीटर, और उससे भी ऑलमोस्ट ये थोड़ा लेस होता है। तो ये था भाई इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी पेज पर है। क्वेश्चन ये है, बुक पर क्वेश्चन भी बुक पर ही बना हुआ है, आंसर भी है, मैं इसलिए बुक से ही रीड करूंगा, लिखने की जरूरत नहीं, बुक पर क्वेश्चन बना हुआ है। द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस हैव ह्यूज इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। ठीक है जी। व्हाई डू नॉट दे फ्लाई अपार्ट इन रिस्पॉन्स टू दिस फोर्स। हालांकि देखें, जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन मौजूद होते हैं, उनके दरमियान पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को हमेशा रिपेल करता है। तो फिर भी इतनी रिपल्शन होने के बावजूद फिर भी न्यूक्लियस के अंदर ही क्यों प्रोटॉन रहते हैं?
ठीक है, वो अवे क्यों नहीं चले जाते? तो उसका आंसर भी यहां दिया गया है, बिकॉज देर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, लेकिन देखिए एक ही एलिमेंट के अंदर कोई एक तो एटम नहीं होगा ना, उसमें बेशुमार एटम होंगे लाइक दिस। अब ये बेशुमार एटम्स हैं, अब हर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, जिसको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसके अंदर होते हैं, इसमें भी प्रोटॉन है, इसमें भी न्यूट्रॉन, इसमें भी इस तरह लाइक एक तो इसमें जो प्रोटॉन्स हैं उनके दरमियान तो हमने कहा रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, ये जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियॉन्स के इन बिटवीन, इस वजह से वो पार्टिकल जो हैं वो उसके अंदर ही प्रोटॉन जो हैं वो मौजूद रहते हैं, वो अवे नहीं जाते, बिकॉज देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग फोर्स। दिस फोर्स एक्ट्स ओवर ओनली अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। दूसरी बात ये भी है कि इनके दरमियान डिस्टेंस भी बहुत ही कम है, तो विदाउट दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देयर वुड बी नो एटम बियॉन्ड हाइड्रोजन। तो इसलिए सिर्फ एक हाइड्रोजन ही है एटम की शक्ल में जो एग्जिस्ट करता है, बाकी आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कोई भी अगर आप एलिमेंट देखते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसी वजह से वो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी, एक और क्वेश्चन जो है तो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज है आपका जी, पेज नंबर 178। पेज नंबर 178, उस पर क्वेश्चन आपने खुद लिखना है, आंसर यहां मौजूद है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू नो अबाउट, क्वेश्चन क्या बनाएंगे, व्हाट डू यू नो what do you know about the SI units of SI unit of radioactivity? हमने बताना है जो ऐसे यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है उसके बारे में, तो भाई इसकी भी सारी जो डिटेल है वो आंसर की यहाँ दी गई है। बैकरल जो है बेसिकली वर्ड जो है बैकरल, जिसका एब्रीविएशन BQ होता है, ये इसका यूनिट होता है, द ऐसे यूनिट फॉर रेडियो एक्टिविटी द बैकरल। ठीक है जी, और इसके बारे में भी ये है कि ये किसके इक्वल होता है, ये 1 DPS के इक्वल होता है, DPS। ठीक है जी, डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड, ये इसका एब्रीविएशन होता है, यानी 1 DPS के ये इक्वल होता है। और मजीद इसके अलावा दिस इज वेरी स्मॉल यूनिट। ठीक है, अगर हम कहें कि 1 जो है ऑफ रेडियम हैज एक्टिविटी 3.73 10⁻18 बैकरल के इक्वल होती है। ठीक है जी, अगर हम 1 DPS की बात करें किसकी, रेडियम की, तो इसी तरह से देयरफॉर द किलो बैकरल, यानी किलो बैकरल को आप लोग KBQ की शक्ल में लिखेंगे, प्रीफिक्स किलो बैकरल, इस तरह से आप इसको लिखते हैं। ठीक है, ये कॉमनली यूज होता है, यानी बहुत छोटा यूनिट है बैकरल, तो बड़ा यूनिट ज्यादातर यूज करते हैं किलो बैकरल की शक्ल में, इसी वजह से। तो बाज जो है वो मेगा बैकरल, उसके लिए MBQ जो है, ये भी इसका यूनिट जो है वो यूज होता है। ठीक है जी, ये था इसके यूनिट के बारे में। एक और क्वेश्चन है इसी पेज पर, पेज नंबर 178 पर एक और क्वेश्चन है, वो लिख लें आप। व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूट्रल हीलियम एटम्स? व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूट्रल हीलियम एटम्स? जी, इसका आंसर भी बुक पर ऑलरेडी मौजूद है, पेज नंबर 178 पे, कि व्हेन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर स्लोड डाउन बाय कोलिजन, यानी अल्फा पार्टिकल भी और आपका बीटा पार्टिकल भी, ये आपका सपोज ये अगर अल्फा पार्टिकल है और दूसरा आपका बीटा पार्टिकल, ये एक दूसरे के साथ मतलब कोलिजन के दरमियान अगर स्लो डाउन हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि दे बिकम हार्मलेस। यानी अब ये मतलब कोलिजन इनकी होती है आपस में, तो ये पहली बात है स्लो डाउन हो जाएंगे इनकी स्पीड, और दूसरे नंबर पर ये हार्मलेस हो जाएंगे। तो हार्मलेस होने की शक्ल में जो है, फिर इनफैक्ट हम इसको जब कंबाइन होते हैं तो हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल हीलियम एटम। यानी जब अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल स्लो डाउन होते हैं, कब, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, यानी आफ्टर कोलिजन जब वो स्लो डाउन हो जाते हैं, तो उस शक्ल में ये हार्मलेस हो जाते हैं, मतलब नुकसान
दे नहीं रहते तो उस फॉर्म को, उस शक्ल को हम लोग जो है वो न्यूट्रल हीलियम का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट ब्लॉक क्वेश्चन, आपका है पेज नंबर 180 पर। पेज नंबर 180 है और उस पर जो है क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं। क्वेश्चन है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशंस। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशंस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वैसे भी चाहे ये आपके ब्लॉक्स क्वेश्चंस में है, बाज दफा ये कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों की पूछी जाती हैं और बाज दफा सिर्फ अल्फा की या बीटा की या गैमा की भी अलहदा से 2 नंबर के लिए पूछी जा सकती है। तो आपने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी याद रखनी होती है। तो यहाँ पर जो है ये आर्टिकल इसी शक्ल में दिया गया है। पहले कैरेक्टरिस्टिक बुक पर जो गिवन है वो है अल्फा पार्टिकल्स की। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई, आपके हीलियम के मतलब 2 4 ये इन पर देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सबसे पहली बात है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, इजेक्टेड एट हाई स्पीड विद अ रेंज ऑफ ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर, क्योंकि ये हैवी होते हैं। ठीक है, इस वजह से जब ये मतलब मूव करते हैं तो ये फ्यू सेंटीमीटर तक मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने मजीद साथ साथ इनके मेंशन करनी चीजें, हैवी होने की वजह से फ्यू सेंटीमीटर मूव करते हैं ये। तो दे कैन स्टॉप बाय एन ऑर्डिनरी शीट थिन एल्यूमिनियम फॉयल। इवन के एल्यूमिनियम फॉयल की जो शीट होती है एक ऑर्डिनरी आर्म सी, उससे भी ये गुजर नहीं पाते, मतलब ये उसमें से फ्लो नहीं कर सकते। उसमें पेनिट्रेटिंग पावर इनकी जो है सादा लफ्जों में आप कह सकते हैं कि वो कम होती है। आगे आ जाते हैं बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्ट्रीम्स ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बीटा पार्टिकल्स की जहां तक बात करते हैं तो बीटा पार्टिकल जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और उसके साथ साथ जो है ये लाइटर होते हैं, लाइक हीलियम के। ठीक है, तो ये इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो इनसे ज्यादा होती है। ये आपके जो है वो हंड्रेड सेंटीमीटर तक जो है वो मूव कर सकते हैं स्पीड के साथ, यानी इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी अल्फा पार्टिकल से जो है वो फिर मोर होती है। तो हम कह सकते हैं स्ट्रीम्स ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एट velocity at variation of speed as high as close to the speed of light beta particles, ठीक है जी, be able to penetrate several millimeters of aluminium। यानी ये जो है वो आपके, जिसमें हमने एल्यूमिनियम के ऊपर बात की थी जिसमें से हीलियम के पार्टिकल्स नहीं निकल सकते, ये सेवरल जो है मिलीमीटर्स के भी अगर एल्यूमिनियम के आपके फॉइल होंगे तो उनमें से ये गुजर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाती है तीसरी आपकी गैमा रेस। तो गैमा रेस जो है भाई आपकी गैमा रेस, चूंकि आपने देखा है कि जस्ट लाइक फोटोन की तरह होती हैं, लाइट के पार्टिकल्स की तरह, और ये इनसे भी लाइटर, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। इन पर चले नेगेटिव चार्ज होता है, इन पर हमने कहा पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम इनकी आयनाइजिंग पावर की बात करेंगे तो वो सबसे ज्यादा आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स की होती है, उससे कम बीटा की और गैमा की तो होती नहीं। ठीक है, तो बात यह है कि ये जो है ये न्यूट्रल होते हैं गैमा रेस, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन गैमा रेस जो है इनकी स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होती है और ये पेनिट्रेटिंग पावर मतलब बीटा जो अभी हमने बात की थी उनसे भी काफी ज्यादा तेज होते हैं, ये मूव करते हैं और ज्यादा मतलब चीजों से मोटी जो थिक मतलब चादरें भी होती हैं उसमें से भी ये पेनिट्रेट करके निकल सकते हैं। तो गैमा रेस क्या हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस of very short wavelength, the wavelength and the energies of very high energy gamma rays can penetrate at least 30 सेंटीमीटर लेड। यानी 30 सेंटीमीटर की बात, वहां मिलीमीटर्स की हमने बात की थी पहले, फ्यू सेंटीमीटर, फ्यू मतलब हमने बात की थी कि भाई वो जो है वो सेवरल मिलीमीटर्स, तो ये 30 सेंटीमीटर लेड या 2 किलोमीटर ऑफ एयर में से भी ये पेनिट्रेट करके मूव कर सकते हैं। तो ये थी भाई तीनों जो हमारी पार्टिकल्स हैं अल्फा बीटा गैमा रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसके आगे एक और क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे, इसी पेज पर एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाया आपके लिए मैंने जी, क्वेश्चन है राइट द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। राइट द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। तो इसका भी भाई आंसर यहां पर दिया गया है कि न्यूक्लियर रेडिएशंस मेजर्ड इन यूनिट्स। ठीक है, ये रेम REM जो है ये इनका यूनिट होता है, याद रखिएगा
REM, रैम, ठीक है, इसमें ये यूनिट है, ठीक है। और जो आपका पेशेंट होता है शुड बी एक्सपोज एक्स रेज विद द लिमिट ऑफ 0.1 से लेकर 1.0 रैम, यानी 0.1 से 1.0 रैम, जब उसमें से आप उसका एक्सरेज वगैरह लिया जाती है किसी पेशेंट का, तो ये इनकी रेंज होती है 0.1 से 1.0 रैम तक। इसी तरह से सेफ लिमिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर इज 5.0 रैम पर ईयर है। जो सेफ लिमिट है इनकी वो क्या है, 5.0 रैम, ठीक है। इससे अगर ज्यादा होगी तो फिर वो डेंजरस होगी हमारे लिए। आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पेज पर एक और क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लें भाई आप लोग। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? व्हाट डू यू नो अबाउट half life of a radioactive element? जी, हाफ लाइफ देखें, जहां तक बात है, हमने लास्ट टाइम भी इस पर काफी बात की थी डिटेल से। हाफ लाइफ बेसिकली क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट की अगर क्वांटिटी है, जब वो डिसइंटीग्रेट करती है, तो अगर उसकी क्वांटिटी सपोज ये अगर किसी, ये ओरिजिनल अगर किसी क्वांटिटी है किसी एलिमेंट की, ठीक है, वो उसकी क्वांटिटी को जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है कुल जो क्वांटिटी है उसका हाफ रह जाने में, यानी हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाए और हाफ क्वांटिटी सिर्फ अगर रह जाए इसकी, तो उसमें जो जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ, और ये फर्स्ट हाफ लाइफ होती है। अब ये जो मतलब जितनी क्वांटिटी रिमेनिंग रह गई है, नेक्स्ट हाफ लाइफ जो होगी वो उसकी फिर इसका हाफ, मतलब ये जितनी है, अगर मैं इसका हाफ ये इसका हाफ करता हूं, तो इतनी जो क्वांटिटी है रिमेनिंग होने तक जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो उसकी सेकंड हाफ है, फिर इसका हाफ, इसी तरह से फिर उसका हाफ एंड सो ऑन, इस तरह से हाफ लाइफ जो है वो चलती है। तो हाफ लाइफ इज द टाइम रेडियो एक्टिव एलिमेंट टेक्स अ हाफ ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू डेके, यानी जितने भी उसके अंदर न्यूक्लियाई हैं वो डेके कर जाते हैं, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, टोटल का हाफ रह जाते हैं, और उसके हाफ रहने में जितना उसको टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको मामले में। तो ड्यूरिंग सेकंड हाफ लाइफ में क्या होता है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जैसे अभी आपको समझ आया कि जो हाफ रह गए थे फिर उसका हाफ, फिर थर्ड हाफ लाइफ में क्या होता है, जो रिमेनिंग हाफ होता है फिर उसका हाफ एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो हाफ ऑफ द रिमेनिंग न्यूक्लियर डेकेज, सो टू हाफ लाइफ, थ्री क्वार्टर ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल, ठीक है, हैज डेकेड, नॉट ऑल ऑफ इट, और ये मतलब हर दफा वो मतलब जितना भी इसको टाइम रिक्वायर्ड होता है लगने के बाद हाफ का हाफ, हाफ हाफ का, ये चलता रहता है सिलसिला, ये ऑलमोस्ट समझ लें खत्म नहीं होता, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भाई आपका पेज नंबर 181 पर आपने लिखना है, पेज नंबर 181 पर आ जाएं और उस पर एक क्वेश्चन लिखें, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरनेशनल सिंबल, ये एक सिंबल आपकी बुक पर बनी हुई है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। आपने जो है इस सिंबल को समझना है कि ये सिंबल, जैसे मैं भी आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई लाइक दिस, मतलब इस तरह की सिंबल जो है वो आपको दिखाई देगी, मतलब बनी हुई होगी आपकी बुक के ऊपर। इसमें जस्ट लाइक जैसे आप फैन होता है, फैन के आप मतलब जो पंखे के मतलब पर होते हैं वो उस तरह का मतलब साइन आपने तकरीबन बनाना होता है, लाइक दिस, इस तरह कर लें। और उसके बाद आप समझें कि ये इसकी शेप जो है कुछ लाइक दिस, इस तरह से, इधर से भी, फिर यहां से भी, फिर इधर से, इस तरह का साइन अगर आपको दिखाई दे, ठीक है, ये लाइक दिस में मैंने कलर भी कर दिया, ये देखिए लाइक दिस, इस तरह से ये साइन अगर नजर आए तो आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि ये डेंजरस है। और डेंजरस क्यों है, क्योंकि ये वो एरियाज को इंडिकेट कर रहा होता है
जहां पर जो है वो आप रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है उसका प्रोसेस वगैरह किया जा रहा होता है या उसको हैंडल किया जा रहा होता है, तो आपको उस एरिया से दूर रखने के लिए, बचाने के लिए ये एक सिंबल जो है, जो आपके सामने मैंने अभी मेंशन किया है कि अगर पूछा जाए इस तरह का सिंबल, आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने उसके आंसर में लिखना है कि इंटरनेशनल सिंबल that indicates an area where radioactive material is being handled or produced। या तो उसके साथ हैंडलिंग की जा रही है, कोई ना कोई उससे काम लिया जा रहा है, या फिर वहां पर वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उन एरियाज में आपको इस तरह का सिंबल जो है वो दिखाई देगा। एक और क्वेश्चन इसी पेज पर है, वो भी लिख लें। पेज नंबर 181 पर एक और क्वेश्चन है, वाई शुड बी केयरफुल, वाई शुड बी केयरफुल इन रेडिएशन ट्रीटमेंट, इन रेडिएशन ट्रीटमेंट। इसका आंसर भी बुक पर दिया गया है, सिर्फ क्वेश्चन मैंने आपके साथ बना के शेयर कर दिया है कि क्यों हमें केयरफुल रहना चाहिए जब आप रेडिएशन ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो होती है। देखिए, मैंने ये लास्ट टाइम जब वो आपको अल्ट्रासोनिक टॉपिक्स पढ़ाया था, वहां पर भी ये बात हुई थी आपके साथ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के वाले से भी, उनके यूजेस वगैरह में भी। देखिए, अगर बॉडी का कोई एक पार्ट है, सपोज ये मैंने तब भी मैंने ये डायग्राम इस तरह से बना के आपको समझाया था, समझिए कि ये एक बॉडी है, पर्सन है, ठीक है, उसकी बॉडी है, अगर उसका कोई बॉडी कैंसरस पार्ट है, सपोज उसका बॉडी का ये वाला हिस्सा, मतलब यहां पर मैंने बनाया है ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है ये कैंसरस है। अब इसके ऊपर अगर रेडिएशंस, मतलब सपोज गैमा रेज ही है, मतलब गैमा रेज जो है वो डाली जाती हैं इस कैंसरस पार्ट को खत्म करने के लिए, तो केयरफुल रहना इसलिए इसमें ट्रीटमेंट में जरूरत होती है कि वो जो लोकेशन है एग्जैक्ट, उसको पहले फाइंड आउट करना जरूरी है, उसको सर्च आउट करना जरूरी है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इवन वो हमारे बॉडी से, ये मतलब यहां से अगर हम देखें बॉडी के इस हिस्से से, यहां से उसका डिस्टेंस कितना है और यहां से उसका कितना डिस्टेंस है, एग्जैक्ट उसका डिस्टेंस जो है वो हम लोग डॉक्टर्स लोग जो है वो पहले मेजर करते हैं, वो निकालते हैं कि भाई वो कहां लोकेट करता है जो कैंसरस पार्ट है, उसी के ऊपर रेडिएशन जो है वो डाली जाती हैं उसको खत्म करने के लिए। अगर ये ट्रीटमेंट जो है वो करते हुए जो आपका कैंसरस पार्ट है, ये आपका सपोज कैंसरस पार्ट था जिसकी को ट्रीट करना था, रेडिएशन इसके साथ साथ यहाँ भी, मतलब ये रेडिएशन समझे हमने डाली है इसके ऊपर, ये रेडिएशन है, रेडिएशन, ये रेडिएशन जो है बजाय उससे भी आगे निकल जाती है, यहां तक रेडिएशन की जो है वो रेंज है। तो भाई ये तो पार्ट जो आपका था कैंसरस वो तो यकीनन ट्रीट हो जाएगा, लेकिन जो हेल्दी पार्ट है, ये आपका बॉडी का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जहां तक रेडिएशन आई है, ये आपका हेल्दी पार्ट है, यहां कोई इश्यू नहीं था आपको, बॉडी के इस हिस्से में आपका कोई कैंसर वगैरह मौजूद नहीं था। अब ये हेल्दी पार्ट को रेडिएशन क्या करेंगी, भाई ये उनको भी डैमेज कर देंगी। हो सकता है कि आपका ये पार्ट जो कैंसरस था ये तो ट्रीट हो जाए, लेकिन जो आपका हेल्दी पार्ट है वो कैंसरस हो जाए। तो इसलिए जो है इसको जब ट्रीट करें डॉक्टर्स लोग, वो एक्सपर्ट लोग जो होते हैं, मतलब फिजिशियन, वही इसको ट्रीट करें, ना कि मतलब अनाड़ी डॉक्टर से आप कभी भी रेडिएशन के हवाले से आप लोग जो है ऑपरेट ना करवाएं। तो गैमा रेडिएशन डिस्ट्रॉय बोथ कैंसर सेल्स, जो मैंने आपको समझा दिया, एंड हेल्दी सेल्स, यानी गैमा रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां गैमा रेस को आपने डालना है बॉडी के हिस्से पर, चाहे वो हेल्दी है बॉडी पार्ट या कैंसरस है, उसने सिर्फ उस बॉडी पार्ट को डिस्ट्रॉय करना है, वहां से उसको खत्म कर देना है। अगर तो कैंसरस पर करते हैं फिर तो आपको यकीनन फायदा होगा कि आपका कैंसरस पार्ट जो है वो वहां से उसने रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया उसको, लेकिन अगर वो हेल्दी पार्ट के ऊपर गैमरेज पड़ती हैं तो फिर आपको यकीनन उससे नुकसान होगा। तो देयरफॉर द बीम ऑफ रेडिएशन मस्ट बी डायरेक्टेड ओनली एट कैंसर सेल, जो मैंने अभी आपको समझाया कि उसकी लोकेशन लेना, समझना, उसका डिस्टेंस समझकर फिर उस पर रेडिएशन जो है वो डालना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाए, एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 182 पर हम बात करेंगे। पेज नंबर है 182। क्वेश्चन लिख लें भाई, क्वेश्चन होगा आपके लिए, व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रेन रेडियोथेरेपी, व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रेन
रेडियोथेरेपी। देखिए बेटा, जहां तक ब्रेन रेडियोथेरेपी की बात है, ये भी प्रोसेस वही है कि हम लोग रेडिएशन जो है, अब हमारा जो ये ब्रेन, ये सपोज हमारा हेड है, ये सर है, ठीक है। अब इसके किसी हिस्से में कोई कैंसरस पार्ट है, सपोज यहाँ पर है या किसी भी हिस्से में होता है, तो इस थेरेपी में क्या किया जाता है, बकायदा जो है वो हेलमेट पहनाया जाता है। हेलमेट में बॉडी का जो हिस्सा है वो रखा जाता है, इसलिए कि, और उसमें ये भी है कि आपका जो मतलूबा पार्ट होता है उसको फिट किया जाता है। मतलब आपका जो हेड होता है उसमें बार बार देखें, अगर वो प्रोसेस हो रहा है, आपकी बार बार हेड की इस तरह से मूवमेंट होगी, तो उससे वो जहां रेडिएशंस मतलब डाली जानी चाहिए, मतलब उसको निशावर किया जाना चाहिए रेज को, वो नहीं किया जा सकेगा, प्रॉब्लम होगी। इसलिए एक तो हेलमेट वगैरह पहनाया जाता है, ठीक है, पेशेंट को, ताकि उसकी जो नेक है या हेड है वो अपनी जगह पर फिक्स रहे, फिट रहे, और आसानी से सिर्फ उसी कैंसरस पार्ट पर ही रेडिएशन जो है वो डाले जाएं और उसको खत्म किया जाए। सेकेंडली ये है कि यूज करते हुए जो पेशेंट होता है, पेशेंट की बॉडी के ऊपर जो है वो एप्रॉन एप्रॉन भी पहनाया जाता है उसको। वो जो एप्रॉन होता है बेसिकली ये लेड का बना हुआ ड्रेस होता है उसकी क्लॉथ का, और आपको पता है कि लेड जो होता है वो रेडिएशंस को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है और आपकी बॉडी को जो है वो उससे बचा सकता है, ठीक है। वो उनके खिलाफ रेजिस्टेंस भी मतलब देता है, ताकि रेडिएशन जो है आपके डायरेक्ट बॉडी को भी नुकसान न पहुंचा सकें। तो ये भी जो है रेडियोथेरेपी जब कर रहे होते हैं ब्रेन की, तो ये इन दो चीजों का जो है स्पेशली ध्यान रखा जाता है। बाकी मैं बुक से भी आपको रीड कर देता हूँ। ड्यूरिंग ब्रेन थेरेपी, रेडियोथेरेपी, पेशेंट इज केयरफुली पोजिशनड इन द हेलमेट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसका हेड जो है प्रॉपर पोजीशन में रखा जाता है हेलमेट के अंदर, टू इंश्योर दैट द गामा रेज कवरेज एट द डिजायर्ड पॉइंट इन द ब्रेन। यानी ब्रेन का जो डिजायर्ड पार्ट, जहां पर मसला है, जिस पॉइंट पर सिर्फ वहीं रेडिएशन पड़ सके, वो फिट रहे, फिक्स रहे उस जगह पर, ठीक है। दूसरी, अ लेड एप्रन जो है प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एक्सपोजर टू रेडिएशंस। अगर रेडिएशंस डालते हुए आपकी बॉडी की तरफ, तो उसके ऊपर हमने क्या डाला हुआ है, लेड का जो है वो एप्रन जो है वो पहनाया होता है पेशेंट को, इसलिए। इसके बाद आ जाए भाई, नेक्स्ट पेज है 183, पेज नंबर है 183। उस पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। क्वेश्चन लिख लें, पेज नंबर 183। क्वेश्चन, हाउ डू रिसर्चर्स चेक, हाउ डू रिसर्चर्स check the action of a fertilizer, action of fertilizer। देखिए भाई, कैसे जो आपके रिसर्च करते हैं, खासकर आपकी जो फसलें वगैरह होती हैं उसको तेजी से ग्रो कराने के लिए, या उनमें अगर कोई प्रॉब्लम कहीं चल रही है, तो हम लोग अगर उनको चेक करना चाह रहे हैं रिसर्चर्स कि भाई हम फर्टिलाइजर्स का एक्शन है वो प्रॉपरली हो भी रहा है कि नहीं, या कितना हो रहा है, तो उसका चेक एंड बैलेंस रखने के लिए क्या किया जाता है कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके साथ हम कुछ जो है वो रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है, रेडियो एक्टिव रेस या मटेरियल, उसके साथ उसकी कुछ क्वांटिटी जो है वो उसके साथ हम शामिल कर देते हैं। तो होता क्या है कि वो जो रेडियो एक्टिव हमने उसके साथ क्वांटिटी शामिल की होती है, उसी की वजह से हम लोग जो है उसको आसानी से चेक कर सकते हैं कि हमारे फर्टिलाइजर जो हैं वो किस कदर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो टू चेक द एक्शन ऑफ अ फर्टिलाइजर, रिसर्चर्स कंबाइन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल with the fertilizer and then apply the combination to a few plants, the amount of radioactive fertilizer। देखिए, अब पहले वो फर्टिलाइजर था, उसके बाद वो रेडियो एक्टिव फर्टिलाइजर बन जाएगा, ये भी याद रखें जब हमने उसके साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐड किया है। तो टेकन अप बाय द प्लांट्स कैन बी इजीली मेजर्ड विद रेडिएशन डिटेक्टर्स। तो हम लोग जो है वो आसानी से मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि भाई फर्टिलाइजर जो है वो किस कदर अपना जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सारी चीजें हम इस तरह से, एक और क्वेश्चन है भाई आपके पास पेज नंबर 185 पर, पेज नंबर 185 क्वेश्चन जो है वो लिख लें, व्हाट डू यू नो अबाउट
What do you know about electron volt? ये क्वेश्चन है भाई। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बेसिकली ये भी आपका यूनिट है, ठीक है जी, एनर्जी का। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये भी एनर्जी ही का यूनिट होता है। पहली बात तो आप ये याद रखें ये क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है ये एक बिगर यूनिट होता है बेसिकली। तो ये आमतौर पर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 जूल इसके इक्वल होता है, इतनी एनर्जी की। तो यहाँ चूंकि आपकी जो रेडिएशंस वाला हम अभी बात कर रहे हैं, तो इनकी जो यहाँ से एनर्जी हमें हासिल होती है ढेरों बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल होती है। तो उसके लिए हम लोग एनर्जी के बड़े यूनिट यूज करते हैं, उसी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये यूज किया जाता है एनर्जी के लिए, ठीक है। तो और इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें यूज किया जाता है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके इक्वल है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 जॉल। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 186। पेज नंबर है जी 186। इस पर क्वेश्चन खुद लिख लें। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट what do you know about half lives of selected आइसोटोप्स? ये कुछ आइसोटोप्स हैं जिनकी हाफ लाइफ आपकी बुक में दी गई है। तो बेटा इनकी हाफ लाइफ जो है वो आपने याद कर लेनी है, ठीक है, अच्छे तरीके से। वैसे तो इनके आइसोटोप का जो सिंबल है वो भी यहाँ पर दिया गया है साथ, और कौन सी रेडिएशन यहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं किस किस से वो भी दी गई है। लेकिन फिर भी बेसिकली आपको हाफ लाइफ इनकी जो है वो याद कर लें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है यकीनन इसमें से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो मैं शेयर कर देता हूँ, हाइड्रोजन जो है 01H जो है हाइड्रोजन, उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो है 12.3 ईयर्स, और इसमें जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है वो है बीटा। इसी तरह से कार्बन 614 जो है उसकी जो हाफ लाइफ है वो भी पीछे हमने बात की थी, दो न्यूमेरिकल्स में हमने भी डिस्कस करके आए थे पीछे पिछले लेक्चर में, 5730 ईयर्स, और इसमें भी बीटा रेडिएशंस होती हैं। फिर कोबाल्ट है, ठीक है, CO614, इसकी 30 ईयर्स होती है हाफ लाइफ, इसमें बीटा और गैमा रेज दोनों प्रोड्यूस होती हैं। आयोडीन जो है उसकी 53 I53131, और इसकी हाफ लाइफ है 8.07 डेज, इसमें भी बीटा और गैमा रेज प्रोड्यूस होती हैं। लेड की है पीबी की 82 to 12 और 10.6 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है, और बीटा रेडिएशंस यहाँ से भी प्रोड्यूस होती हैं। पोलूनियम है उसकी PO84 194 0.7 सेकेंड इसकी हाफ लाइफ, और अल्फा रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं। फिर है पोलूनियम एक और है वो 84, ये अनदर आइसोटोप है पोलूनियम का, वो है 84 210 वाला, उसकी हाफ लाइफ है 138 डेज। याद रखने आपने दोनों पोलूनियम है, लेकिन एक पोलूनियम 84 194 वाला आइसोटोप उसकी सिर्फ 0.7 सेकेंड है, और उसमें सिर्फ अल्फा मैंने जैसे बताया कि पार्टिकल्स ही प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो आपका पोलूनियम है 84 210 वाला आइसोटोप, इसकी 138 डेज है, ठीक है जी, और अल्फा और गैमा दोनों प्रोड्यूस होते हैं। यूरेनियम 92 234 वाला जो आइसोटोप है 7.1 मल्टीप्लाई 10⁸ ईयर्स, और अल्फा और गैमा पार्टिकल्स यहां से भी प्रोड्यूस होते हैं। और यूरेनियम जो 92 238 वाला आइसोटोप है उसकी 4.51 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ ईयर्स, ये इसकी हाफ लाइफ होगी, और अल्फा और गैमा यहां से भी रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। फिर है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम जो है Pu आपका, उसकी एक जो 94 और 236 वाला आपका आइसोटोप है उसकी 2.85 ईयर्स है, अल्फा यहां से रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं। और लास्ट वाला आपका है प्लूटोनियम Pu94 242 वाला आइसोटोप, उसकी जो हाफ लाइफ है वो है 3.7। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि भाई डिफरेंट आइसोटोप की दी गई है, अगर प्लूटोनियम के बारे में पूछा जा रहा है तो साथ मेंशन होगा कि उसका कौन सा आइसोटोप है।
मतलब वो 242 वाला है या 236 वाला है, इसलिए उस हिसाब से जो है वो हाफ लाइफ उसकी डिफरेंट होती है। तो इसकी 3.79 है, 894 242 वाला जो आपका प्लूटोनियम है, 3.79 5 ईयर्स, और अल्फा और गैमा रेस यहाँ से भी प्रोड्यूस होती हैं। ये बेटा थे आपके सारे ब्लॉक्स क्वेश्चंस। ब्लॉक्स क्वेश्चंस के हवाले से एक ही बात मैं आपसे 12 दफा रिपीट करता हूँ, फिर करूंगा, और ये मैं अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि देखिए फिजिक्स की बुक जब आप लोग पढ़ते हैं, टॉपिक्स से रिलेटेड समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हैं सारा कुछ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे भी टीचर्स भी ब्लॉक्स क्वेश्चंस को बिल्कुल तवज्जो नहीं करते, फोकस नहीं करते। फिर जब पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन उनमें से पूछे होते हैं, और स्पेशली आपकी जो ऑब्जेक्टिव होती है उसमें भी जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछे गए होते हैं क्वेश्चन, वहां आपको समझ ही नहीं आ रही होती, आप सोच रहे होते हैं कि ये कहां से आ गया क्वेश्चन। तो भाई आप लोग यकीनन जहां पर आप बाकी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करते हैं, तैयार करते हैं, तो इनको भी तवज्जो दिया करें, फोकस किया करें, पढ़ा करें, कम से कम कंसेप्ट जरूर लिया करें अंडरस्टैंडिंग के साथ, कि अगर कोई क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें इजीली और अच्छे नंबर ले सकें। आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।